नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में सीएम योगी सीएम ने युवाओं का किया स्वागत। युवाओं को लोकतंत्र के 3 स्तंभों के महत्व से कराया अवगत। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। सपा एमपी सुमन के घर हमले पर बोली, राजनीतिक रोटी न सेकें, सपा चीफ माफी मांगे। सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले का मामला, समाजवादी पार्टी ने हमले की निंदा की। ईद के बाद सपा करेगी आंदोलन का ऐलान। हमले के विरोध में सपा का आंदोलन। हीट वेव से निपटने को योगी सरकार की फुल प्रूफ तैयारी। सीएम योगी ने विभागों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। सरकार ने लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा किया घोषित। निलंबित अभिषेक प्रकाश की बड़ी मुश्किलें। डिफेंस भूमि घोटाले में जांच तेज। अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति। विभाग निलंबन समेत अन्य कार्रवाई पर करेगा फैसला। और मेरठ में मस्जिद के बाहर काली पट्टी उतरवाई। अलविदा जुमे की नमाज से पहले अमरोहा में बवाल। इमरान मसूद बोले, संभल का सीओ पागल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां महाकुंभ 2025 के दौरान जल जीवन मिशन द्वारा लगाए गए स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले विभागीय और एजेंसियों से जुड़े 112 कर्मचारियों और अधिकारियों को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल का कार्यकाल को महाकुंभ के आयोजन से नापा जा सकता है। 66 करोड़ लोग इस आयोजन में आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इससे पता चलता है कि यूपी में कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल योजना के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। रोड कनेक्टिविटी में शानदार काम हुआ है। स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में विभागीय योजनाओं को बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। जल शक्ति मंत्री ने विभागीय कर्मचारियों द्वारा महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की मदद के लिए जो काम किए गए उसकी तारीफ करते हुए कहा गया कि मानवता के सबसे बड़े आयोजन में विभागीय कर्मचारियों का काम सराहनीय रहा। जल जीवन मिशन की जो महत्वपूर्ण यात्रा हम लोगों ने शुरू की थी कुछ समय पहले, वो यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में काफी बहुत तीव्र गति से चल रही थी। और तीव्र गति से चलती हुई इस यात्रा में हम लोगों ने कई बड़े बड़े पड़ाव पार किए। उसी के मध्य में महाकुंभ 2025 का एक आयोजन हुआ ये, और सबने देखा कि इतना बड़ा आयोजन, एक सफल आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत बड़ा सफल आयोजन हुआ ये। उसी में हमारे विभाग ने भी बहुत अपना योगदान दिया और तमाम गतिविधियां वहां की गई सुचारू रूप से। लगातार पूरे महाकुंभ में हम लोगों को विभाग ने, उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्हीं के योगदान, आप सबके योगदान को एक मान्यता देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं, अपने बहुत व्यस्त समय में से निकाल के समय, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, उनके समय की कमी है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा और आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रवार को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन राणा सांगा पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की कथित अभद्र टिप्पणी और बयान के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे से राजभवन चौराहे तक रैली निकाली। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लिखे थे। रैली के दौरान रामजी सुमन मुर्दाबाद और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। आपको बता दें, एबीएचएम ने सपा नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपने बयानों में सुधार लाना चाहिए। एक हाथ एक पैर महासभा है मैदान में, किसी भी कीमत पे। आज तो हम यहाँ आए, अगली बार अपने हमारे राणा
अगली अहम खबर आपको बता दें अयोध्या से है, जहां करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती सनी सिंह ने उस दिन हादसे के बारे में सनी सिंह ने बताया कि मां करणी सेना की तरफ से किसी भी तरीके की अराजकता नहीं की गई। यह अराजकता सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से की गई। वहां पर पुलिस पहले से ही तैनात थी और कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और पुलिस को लगा कि ये पत्थरबाजी करणी सेना की ओर से की जा रही है। सनी सिंह ने पूरे मामले में बवाल का ठीकरा सांसद रामजी लाल सुमन पर फोड़ा। राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के वजह से जो उग्र इस समय स्थिति पैदा हुई है, जिसके लिए करणी सेना ने वहां पर प्रदर्शन किया और आगरा में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी, और आइए हम इन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे उस दिन उस वक्त हुआ क्या था, वाकई में मौके पर क्या हुआ था। और आपको काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, इस वक्त आप जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी भर्ती हैं। भैया क्या हुआ था उस दिन, क्या वाकया हुआ था, किस तरीके से क्या घटना घटी? जो ये शब्द बोले गए थे महाराणा सांगा के लिए, उस शब्द से भारतवर्ष का हर एक राष्ट्रवादी, हर एक सनातनी, उसको दिक्कत थी, उसको ठेस पहुंची थी। और अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो इस चीज़ को समाप्त कर सकते थे। भाई उनके अंडर में उनका सांसद था, वो उससे चाहते तो माफी मंगवा देते। ये जो आज जनाक्रोश है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, ये चीज़ें ना होती। लेकिन उन्होंने इसको ऐसा एंगल दिया, करणी सेना को एज ए क्षत्रिय और इनको एज ए दलित पेश करके इसको क्षत्रिय वर्सेस दलित का रूप देना चाह रहे हैं वो। जबकि मैं ये बता रहा हूँ इस आपके इस चैनल के माध्यम से कि धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। और इस धर्म की रक्षा करने में ऐसा नहीं कि हम केवल क्षत्रिय ही शामिल था। महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे राणा सांगा हो, उन्होंने केवल क्षत्रियों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या उनके साथ दलित वर्ग नहीं था? क्या उनके साथ यादव नहीं थे? यहाँ तक कि शिवाजी के जो युद्ध कला में जो उनके शस्त्रों का रख रखाव करते थे, वो भी जो है मुस्लिम ही थे। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे। तो धर्म में तो हमारा सबने साथ दिया है। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक पार्टियां इसको जो है जातिवाद का रूप दे रही हैं। ये थे हमारे साथ करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनकी इस हादसे में पुलिस द्वारा जो भी कार्यवाही की गई उसमें इन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद ये इस वक्त अयोध्या के जिला अस्पताल में आईसीयू के वार्ड में एडमिट है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने 28 मार्च 2025 को माह रमजान के अंतिम शुक्रवार को होने वाली अलविदा की नमाज के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग की। उन्होंने नमाज के दौरान प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिपल स्थिति की जानकारी ली और सभी व्यवस्थाओं की कुशलता सुनिश्चित की। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित थे। अलविदा की नमाज प्रदेश भर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई और पुलिस ने सभी सुरक्षा इंतजामों को सुनिश्चित किया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा वक्फ बिल का विरोध काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज के दौरान किया गया। अलीगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तादुल मुस्लिम के जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर प्रदर्शन किया गया। नमाज पढ़ने के बाद जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी भारतीय जनता पार्टी पर भड़के, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में दो कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में मुस्लिम के आपको बता दें, अलीगढ़ में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ RAF PSC बल के साथ ड्रोन की निगरानी में शांतिपूर्ण अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई।
देखिए, आज रमजान का आखिरी जुमा अलविदा जुमा था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आह्वान किया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाना चाह रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो उसके विरोध में तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तो उसने तुष्टीकरण किया है, केवल एक समुदाय के ऊपर विशेष तरीके से उसके अधिकारों को छीनने का काम किया है। अलविदा जुमे की नमाज के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही सभी सम्भ्रांत लोगों से व धर्मगुरुओं से इस संबंध में वार्ता की गई थी और सभी से सकुशल तरीके से नमाज को संपन्न कराने की अपील की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सकुशल रूप से नियमानुसार नमाज जो है वो सब संपन्न हो गई है और इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन से ड्रोन सर्विलांस कराया कंटिन्यू और 3 सेक्टर में हमने विभाजित कर रखा था, सिविल लाइन थाना क्षेत्र को और इसके अतिरिक्त पारसी में भी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में आज अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस की टीमें संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्त करती नजर आई। सड़क पर नमाज पढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। पुलिस की टीमें मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद रहीं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रही। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी, एसीपी के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये आज रमज़ान में जो अंतिम शुक्रवार होता है उसकी जुम्मा अलविदा की नमाज कानपुर नगर में पढ़ी जा रही है और ये 12:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स, हमारे पीएसी, हमारे क्यूआरटीज सब लोग जो है डिप्लॉयड हैं। सेक्टर और जोन के बेसिस पे डिप्लॉयमेंट हुआ है और पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ अपने अपने सेंसिटिव एरियाज़ में सब लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टैटिक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है, उनके द्वारा भी सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया गया है कि सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय ने अलविदा जुमे की नमाज के दौरान हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन अधिग्रहित करने के लिए बिल ला रही है, जिसका शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विरोध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। शहर भर में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की काल थी कि आज रमजान का आखिरी जुमा है। जुमे की नमाज के लिए जब लोग जाएं तो दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर जाएं ताकि ये सांकेतिक आंदोलन का एक हिस्सा बना रहे। पर्सनल बोर्ड ने इसलिए तय किया कि ये सरकार, एनडीए की सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है वो वक्फ संपत्तियों को कब्जा करने के लिए ला रही है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। तमाम धर्मों के इंडाउमेंट्स हैं, अकाल तख्त है, तमाम मंदिरों के इंडाउमेंट्स हैं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां अलविदा जुमा की नमाज के दौरान मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। नमाजियों ने इस दौरान अपने आक्रोश और विरोध को जाहिर करते हुए गम और मुखालफत का इजहार किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य वक्फ बिल के खिलाफ अपनी असहमति को प्रकट करना था, जिसे उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुसलमानों से अपील की थी कि इस बिल के खिलाफ अपने विरोध को मजबूत करें और इसे व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास करें। यह विरोध देश भर में एक महत्वपूर्ण संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। अगली अहम खबर जनपद उन्नाव से है, जहां पर चौधरना
आपको बता दें, चौधराना स्थित सिया जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज के बाद योम कुस मनाया गया। सिया समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीनी मजलूमों के समर्थन में एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की। बता दें कि इमाम जुमा मौलाना रजा अब्बास ने कहा कि योम कुस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का दिन है। उन्होंने फिलिस्तीन के मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सिया जामा मस्जिद ने विश्व समुदाय से फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों की रक्षा की अपील की। प्रतिभागियों ने कहा कि योम कुश पूरी इंसानियत का मुद्दा है। यह दिन हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की थी। प्रशासन पहले से सतर्क था। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यौम कुद्स उन मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के लिए मनाया जाता है और बिलख़ुसूस क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए, कि जहाँ पर क़िबला अव्वल को कब्ज़ा कर लिया गया है और उसके बाद फिर फ़िलिस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, ख़ास कर जो होता है वो ये कि जितने भी लोग शहीद किए गए फ़िलिस्तीन में, गज़ा में, लुबनान में, उनकी हिमायत में ये प्रोग्राम किया जाता है। चूँकि हम लोग अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत के मानने वाले हैं और अहले बैत का पैगाम ये है कि जहाँ पर भी कोई जुल्म हो रहा हो तो फिर वहाँ पर खामोश रहना यह अली वालों की अलामत नहीं है। लिहाजा हम लोग हर साल क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए एहतजाज करते हैं और हर उन मज़लूमीन की हिमायत में हम लोग खड़े होते हैं कि जिन पर दुनिया इन जुल्म। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर एटा से है, जहां एटा में अपर पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रशासन ने सभी से सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। अलविदा जुमा की नमाज है और पूरे ज़िले को सेक्टर तथा जोन स्कीम में बांटा गया है। 18 सेक्टर बनाए गए हैं तथा 5 जोन बनाए गए हैं। सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की गई है। पूरे ज़िले में अलर्ट रखा गया है तथा QRT बनाई गई है। कोई भी किसी तरह की अप्रिय सूचना होती है तत्काल उसको अटेंड किया जाएगा तथा सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखी जा रही है। अगर किसी के द्वारा कोई गलत कमेंट पास किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आज मेरे द्वारा और ADM साहब द्वारा पैदल मार्च किया जा रहा है शहर में और किसी तरह की कोई अप्रिय बात नहीं होने दी जाए। झांसी में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आपको बता दें, SSP सुधा सिंह, SP सिटी ज्ञानंद कुमार और CO सिटी स्नेहा तिवारी की देखरेख में पुलिस बल हर जगह तैनात रहा। सड़क या आम रास्ते पर नमाज पढ़ने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। सभी लोगों ने कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए अलविदा जुमे की नमाज अदा की। हाँ, आज पूरे जनपद में अलविदा की नमाज जो है वो सकुशल संपन्न कराई जा रही है और पूरे जनपद में थाना पुलिस की ड्यूटी लगाई है। जो हमारे पास पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइंस में ड्यूटीज़ थी वो उनको भी यहाँ लगाया गया है। जो सभी हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स हैं, सभी की ड्यूटी अलग अलग मस्जिदों में लगाई गई है। ड्रोन से भी सर्वे हम लोग करा रहे हैं और ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है इसमें और शांतिपूर्वक नमाज कराई जाएगी। छतों पे नमाज पे रोक लगाई गई है, क्या ड्रोन से उसी लिए निगरानी की जा रही है? हाँ, जो छतों पे नमाज पे और सड़क पे नमाज के लिए मना किया गया है ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसको लेके भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बाराबंकी में 9 संवत्सर समिति के तत्वाधान में भारतीय हिंदू नववर्ष का विराट उत्सव मनाया गया। इस बार यह उत्सव 30 मार्च को मनाए जाने वाले हिंदू नववर्ष से 96 घंटे पूर्व आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत
बलराम दास कार्यक्रम में शामिल हुए और उत्सव की शोभा बढ़ाई। हजारों युवाओं ने मोटरसाइकिलों पर भगवा ध्वज लगाए सड़कों पर अपनी जोशपूर्ण रैली निकाली, जो बाराबंकी में एक ऐतिहासिक दृश्य बना। सैकड़ों मातृशक्तियों ने भी मोटरसाइकिल यात्रा निकाली और इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी की। यह परंपरा 2023 में बाराबंकी से शुरू की गई थी और अब हर वर्ष इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं विधायक पूरा हिंदू समाज उसी नौ तरंग के साथ व्याप्त है। आप देख रहे हैं सबको नए संवत्सर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से खरीदी गई 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की को सही ठहराया। ये संपत्ति 2009 में मोहम्मदाबाद के जफरपुरा वार्ड में खरीदी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस संपत्ति को कुर्क कर लिया था। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह ने कुर्की के आदेश को मान्य कर दिया है और अब तक मुख्तार अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति राज्य के पक्ष में जब्त की जा चुकी है। अंसारी ने सन 2009 में अपनी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से जफरपुरा वार्ड के मोहम्मदाबाद में एक संपत्ति क्रय किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे को आधार बना के पूरी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था। उस कुर्की के आदेश को आज एमपी एमएलए जज श्रीमान शक्ति सिंह साहब ने पुष्ट कर दिया है और संपूर्ण जो संपत्ति थी इसका बाजारू कीमत लगभग 50 लाख था। इस प्रकार अब तक श्रीमान शक्ति सिंह साहब ने जो एमपी एमएलए जज हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी की लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुष्ट करते हुए इसे राज्य के पक्ष में आदेश कर चुके हैं। खबर कानपुर से, जहां महात्मा गांधी मार्ग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एडीसीपी अर्चना सिंह यातायात को ज्ञापन सौंपा गया। आपको दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जब से महात्मा गांधी मार्ग यानी माल रोड पर मेट्रो का काम शुरू हुआ है, तब से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जब से नगर के बीच मेट्रो का काम प्रारंभ हुआ, तब से माल रोड के यातायात की व्यवस्था डावाडोल हो गई है। मेट्रो का भूमिगत कार्य पूरा हो चुका है, ऊपरी हिस्से का काम होना बाकी है। अधूरी बनी सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन 3 मुख्य चौराहे अभी भी बाधित हैं, नरोना चौराहा, LIC चौराहा और चार्ल्स चौराहा। इस कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए फूलबाग किला, झंडी बाबा और मरे कंपनी पुल तक 3 किलोमीटर लंबा परिवर्तित रास्ता नापना पड़ रहा है, जिसके चलते हर दिन लाखों रुपए का ईंधन और लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। प्रदूषण की भी बढ़ रहा है और लोगों के उल्टी दिशा में चलने से दुर्घटनाएं भी आए दिन होती हैं। मरे कंपनी पुल के ऊपर लोग गलत यूटर्न मारते हैं, जो खतरनाक भी है और यातायात बाधा में उत्पन्न करता है। इसमें जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की गई। इस आश्वासन के लिए हम उनको अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी मार्ग अर्थात माल रोड व्यापार मंडल की ओर से हम लोग यहाँ जो एडिशनल DCP यातायात अर्चना सिंह मैडम है, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ तब से 3 वर्ष हो गए माल रोड को बंद कर दिया गया और वहाँ का जो पूरा व्यवसाय है चौपट हो गया है। इसलिए हम लोगों ने इनसे निवेदन किया है कि अब मेट्रो का काम खत्म हो गया, जो भूमिगत काम था वो सब खत्म हो गया है। अब केवल यातायात को आप खोल दीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं। यदि एक साइड से आप यातायात ट्रैफिक चला सकते हैं तो दोनों साइड से क्यों नहीं चला सकते हैं। और जो 3 बाधाएं हैं, एक बैरियर है चार्ल्स चौराहे पे, एक है LIC चौराहे पे और तीसरा है नरोना चौराहे पे। लिहाजा क्या होता है, जिनको शहर के तरफ से हमारे यहाँ आना होता है
उनको 3 किलोमीटर लंबा परिवर्तित मार्ग से घूम के जाना पड़ता है। उसी तरह जो शुक्लागंज से जो लोग आते हैं, वहाँ से 3 लाख राहगीर प्रतिदिन आते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग अपने निजी वाहन से आते हैं। उनको भी पूरा घूम फिर के जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने निवेदन किया, जो यथास्थिति थी कि LIC से पंचक्की, पंचक्की से नरोना, नरोना से बाकी वापस LIC, इसको एक तरफा मार्ग, एकल मार्ग बना दीजिए। और जो पुराना रास्ता था शुक्लागंज वालों का, वो सीधे OEF चौराहा जाएं, वहाँ से लेफ्ट जा कर के चार्ल्स चौराहा जाएं और फिर अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। उन को भी बुलाएंगे और 7 दिन के अंदर इसका निपटारा कर देंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।